वेलकम टू मैकेनिक्स एकेडमी। मेरा नाम है हिमांशु दीक्षित और आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड फर्स्ट फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के विषय में, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। इसको अपने यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये अपने यहाँ की ये विश्व की पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है। तो इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि CUT एग्जाम के तहत आप किन किन कोर्सों में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने बताया था आपको IIT में, आप जानते हैं IIT हो गया, नीट हो गया, बहुत सारे कोर्स के बारे में आप जानते हैं। ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया हो, NFSU। देखिए, ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। तो आपको पता नहीं होगा, इस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारी जो सही जगह पे जो सही यूनिवर्सिटी हैं, वो टाइम टू टाइम अपने एग्जाम्स कराती रहती हैं, और इन सब में एडमिशन लेने से आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो आज हम लोग इसके विषय में बात करेंगे, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसके कैंपस कहाँ पे है, उसकी फीस क्या है, यहाँ पे एडमिशन लेने से आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि इसको एस्टेब्लिश किया है, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2009 में है। ठीक, और 2020 के आसपास इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जाहिर सी बात है, ये भारत की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अगर मान लो इसके अंतर्गत कोई मिनिस्ट्री आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसको फंड, इसको पैकेज मिलने में, इसके रिकॉग्निशन में, इसके किसी भी कोर्स में कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो हम लोग इसके विषय में बात करेंगे। देखिए, हम लोग, जैसे मैं ये वीडियो गांव से बना रहा हूँ, छोटे से, और मैं एक छोटे से गांव में ही रहता हूँ। तो गांव के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो मेरा यही प्रयास है कि आप इन सब चीज़ों के विषय में जानें, और इनको जानकर आप इनको पढ़ें, इनके सिलेबस को देखें, इसको सर्च करें, और सर्च करने के बाद इन पे तैयारी करके आप उस जगह पे पहुँचें। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं होता है, और वो उनके पास कैपेसिटी होती है, लेकिन वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाते। तो मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करके बताता रहूँगा। फिर जैसे मान लिया, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोबाइल चलाना बहुत ही बेकार काम है, मोबाइल नहीं ज़्यादा यूज करना चाहिए बच्चों को। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी चीज़ का प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट भी उसका है, और अगर किसी का माइनस पॉइंट है तो उसका प्लस पॉइंट भी है। तो हम क्यों नहीं, हमारे पास जो हथियार जो हमारे पास है इस समय प्रेजेंट टाइम पर, जो हमको ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट करके रखता है, तो हम उस पर क्यों नहीं ऐसी चीज़ें सर्च करें जो हमारे नॉलेज को बढ़ाएं, हमें सही दिशा दिखाएं, हमको सही जगह पे ले जाएं। जैसे मैं आपको इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कोई टॉपिक, आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर दूसरा वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन फिर अपने आप से आपके पास खुद में ही एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा इक्विपमेंट है आपके पास, जो आप खुद रिसर्च करके इसके विषय में जान सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना करते हुए हम आपको बताते हैं इसके विषय में। तो इसका जो एडमिशन है, 2 पैटर्न पे इसका एडमिशन होता है। जो इसका एडमिशन क्राइटेरिया वो एक NF80 के तहत होता है। ठीक है, NF80, और दूसरा जो इसका क्राइटेरिया वो JEE मेंस में भी होता है, JEE के थ्रू भी होता है। ठीक, 50% सीटें इससे भरी जाती हैं, और 50% सीटें इससे भरी जाती हैं। तो इसमें अगर आप इसका पेपर आप देते हैं, इसके बारे में जानकारी है ही आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो NF80 के अंतर्गत पेपर में क्या, इसमें कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसका फॉर्म कब निकलता है,
इसमें क्या पैटर्न, तो मैं इसको बताऊंगा, इसके विषय में आप डिटेल में जानते हैं, ठीक है, इसके बहुत सारी वीडियो पड़े होते हैं। तो NF80 के लिए क्या करना, तो देखो NF80 क्या करता है, NF80 एग्जाम कराता है, इसका जो मोड होता है NF80 का एग्जाम कराने का, वो जो मोड है वो है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर पे आपको, कंप्यूटर CBT जानते हैं बहुत से लोग, CBT कंप्यूटर, आप इसका फॉर्म भरेंगे, कंप्यूटर के सामने आपको पेपर देना होगा, मतलब कंप्यूटर में ही आपको पेपर देना होगा, लैपटॉप में जो उनके पास होता है माध्यम कराने का, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका जो, इसकी जो लैंग्वेज होती है, पेपर की जो लैंग्वेज है उसकी इंग्लिश, इंग्लिश में इसका पेपर होता है, ठीक। पेपर कौन सा आता है, तो इसका जो 80% जो सिलेबस है, जो पेपर में पूछा जाएगा, वो आता है आपका PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। और 20% जो इसका सिलेबस है वो आपका आता है रीजनिंग, भी रीजनिंग आती है इसकी, GK आता है, GA भी इसमें आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें पूछी जाती है इसमें, ठीक। तो आपका जो मोड होगा वो CBT होगा, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश होगी, 80% जो सिलेबस है वो आपका PCM होगा, और 20% जो भी इसकी जो है सिलेबस रीजनिंग, GK और GA में रहेगा, ठीक, जनरल अवेयरनेस। इसके बाद इसकी बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बाद, फिर इसका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो सिंपल इसकी एलिजिबिलिटी आप इसमें जो एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 10+2, 10+2। अगर आप जर्नल हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं या OBC से आते हैं, तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो करीब होना चाहिए 60%, यानी 60% से आप उत्तीर्ण हो, ठीक। और यदि आप SC, ST या फिर PWD से आते हैं, तो आपका जो परसेंट है वो 55% होना चाहिए, ठीक। तो ये आपकी एक एलिजिबिलिटी है, इतनी एलिजिबिलिटी को आप पूरी करते हो। उसके बाद इसमें जो आपको सब्जेक्ट है उसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन है, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन है। उसके अलावा आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी भी आप इसमें पढ़ाई जाती है, अदर सब्जेक्ट एक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप वाले कोर्स आते हैं, ठीक। इस तरीके से कई सारे कोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स है और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस कोर्स है, और बायोलॉजी भी इसमें हो सकती है आपकी, ठीक। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फीस की। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो फीस है, इसकी जो फी है वो इसमें करीब 1 से लेकर 10 सेमेस्टर तक होते हैं, ठीक। तो 1 to 6 सेमेस्टर की जो फीस है वो करीब है 65,000, और 7 to 10 सेमेस्टर की जो फीस है वो 90,000 के आसपास है, ठीक है, 90,000 के आसपास की जो फीस है। तो फीस महंगी, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा ये, लेकिन ये कि यदि आप तैयारी करते हैं तो पैकेज भी आपको अच्छा मिलेगा। मतलब अगर इस लेवल पे आप, अब देखो छोटे छोटे एग्जाम्स में लोग पैसा खर्चा करते हैं, जैसे मान लो कोई 4 साल से किसी एग्जाम तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई तो 10 साल तक करता रहता है, तो वो 1,000 2,000 हज़ार करके वो इससे भी ज़्यादा रुपए लोग खर्च हो जाते हैं, टाइम ऊपर से वेस्ट होता है उस, ठीक। और उसको मिलता क्या है, लग गया तो ठीक है, और नहीं लगा तो फिर जो भी है, जितना भी पैसा लगा था, जितना भी टाइम लगा था, वो सब वेस्ट हो जाता है। फिर उस लेवल पे वो उस काबिल भी नहीं बचते लोग कि वो कुछ कर सकें। तो ये एक सिंपल वे है, जैसे आप 10+2 पास हुए हैं तो आप फॉर्म भर के अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसकी तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म दे सकते हैं, एडमिशन हो गया यदि, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा है, ROI भी इसकी अच्छी है। अगर फीस इतनी कोई ले रहा है तो निश्चित सी बात है इसमें देगा भी आपको। आप इसमें जो है 13 लाख का LPA, ठीक है, LPA
13 से 67 LPA तक जाता है ये, यानी 13 लाख पर एनम से लेकर 67 लाख पर एनम तक है, ये। तो यदि आपको इतना खर्चा करना पड़ रहा है तो फिर आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा उसमें, और चूंकि इसमें ज़्यादा क्राउड होता नहीं है तो आपका सिलेक्शन भी अच्छा होता है, ठीक है। इसमें पढ़ाते क्या है, देखो पढ़ाने का सिस्टम ये, इसमें 2 चीज़ें कराई जाती हैं, बीटेक और एमटेक, ठीक। एक तो तुम्हारा हो गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और दूसरा तुम्हारा इसमें हो गया साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो दूसरा हो गया तो एमटेक में साइबर सिक्योरिटी, तो ये करीब 5 साल के अंतर्गत ये कंप्लीट होता है पूरा, ठीक। हमने कहा ये क्राउड यहाँ पे कम है, यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं जानते इस बारे में, इस वजह से इसमें आपको एडमिशन अगर आप के अंदर टैलेंट है तो पेपर तो टफ होता ही है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं, इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तो ये समझ लीजिए कि सिलेक्शन आपका पक्का है, आपको कहीं दर दर के ठोकरे नहीं खाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसके कैंपस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसके जो कैंपस हैं वो दिल्ली में है, दिल्ली हो गया, दिल्ली में लगभग करीब 40 सीट है इसकी, और उसके बाद दिल्ली के बाद इसके जो है गांधीनगर हो गया, त्रिपुरा हो गया, गांधीनगर 40 सीट, त्रिपुरा में भी 40 सीट हैं इसकी। उसके अलावा जो धारवाड़ है वहाँ पे शायद 60 सीट्स हैं इसकी, और गुवाहाटी में 30 सीट हैं इसकी। तो इतनी सीट है दिल्ली और गांधीनगर, इसकी टोटल ब्रांचेस जो हैं इसके मुख्य रूप से 5 ब्रांचें इसकी, ठीक। उसके अलावा जैसे अभी आप अगर सर्च करेंगे तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर गए हुए थे युगांडा, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने युगांडा में इसकी का जो है एक ब्रांच कैंपस ओपन कर रखा है, ठीक है। युगांडा की कैपिटल होती कंपाला, ठीक। तो ये सारे कैंपस हैं इसके, ठीक। तो ये एक अच्छा कोर्स है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी करके एग्जाम होने वाला है। मैं इसकी एग्जाम की जो डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं कि कब फॉर्म भरा जाएगा, क्या लास्ट डेट है, कब उसका पेपर होगा, कब तक उसकी काउंसलिंग होगी, कब आप एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने कहा ना, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन जो गाँव के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है, जिनके माँ बाप के पास ठीक ठाक पैसा है, वो ये कोर्स कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर सिक्योर है, तो आप सिक्योर फ्यूचर की तरफ बढ़ें आगे, ना कि आप धक्के खाते हुए घूमें, ठीक। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको ऐसे कोर्सेज के विषय में आपको जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा, मैं उस पर रिसर्च करता रहता हूँ। तो मुझे कोई भी कोर्स ऐसा मिलता है जिससे आप एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं उसमें आप, ठीक है। एक आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, और आप साइड में अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते तो कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब इसमें मिलती है, इसमें ऐसा नहीं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। तो पब्लिक सेक्टर में बीच में काम होता है, प्राइवेट सेक्टर में। देखो इसमें लिखा फॉरेंसिक, तो आपने टीवी में या कहीं भी कोई सीरियल देखते होंगे या कोई मूवी देखते होंगे, तो वहाँ पे कहते हैं कोई मर्डर हो गया, कोई रॉबरी हो गई, तो उसमें कहते हैं ना फॉरेंसिक में भेजो। तो फॉरेंसिक में भेज रहे हैं, तो वहाँ पे तो बंदे जो काम कर रहे हैं वो सब यहीं से पढ़ के निकलते हैं, ये सब चीज़ें सीख के निकलते हैं, ठीक। सो थैंक यू फॉर दिस, एंड प्लीज़ यदि आप एबल हैं, यदि आप कैपेबल हैं, तो इन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें। थैंक्स फॉर दिस।